हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे हम। प्राचीन भारत के सिक्कों का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले किसने इन सिक्कों को चलाया, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पढ़ते हैं प्राचीन भारत में सिक्कों के विकास के बारे में। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये हमने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है। तो जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं उसमें पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन, जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं और जो सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। भारत में सिक्कों के अध्ययन का जनक किसे जाना गया। जो भारत में सबसे पहले सिक्कों का जनक माना जाता है जेम्स प्रिंसेप को। यह एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सिक्कों का अध्ययन किया और इसके बारे में जाना। भारतीय मुद्रा परिषद का गठन किया गया 1910 में इलाहाबाद में। तो भारतीय मुद्रा परिषद का गठन कब किया गया, 1910 में इलाहाबाद में। भारत में सिक्कों का प्रारंभ जो हो रहा है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से या कहें बुद्ध काल से सिक्कों की शुरुआत मानी जाती है। तो भारत में सबसे पहले सिक्कों का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, बुद्ध के सिक्कों की शुरुआत, बुद्ध के समकालीन इन सिक्कों की शुरुआत मानी जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से या कहें बुद्ध के समय से इन सिक्कों की शुरुआत मानी गई। और इन सिक्कों को किस नाम से जाना गया, इन सिक्कों को आहत के नाम से जाना जाता था। जो प्राचीन काल में ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समकालीन ये सिक्के जो प्रचलन में थे, इनको आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। तो एग्जाम में पूछेगा कि प्राचीन काल में सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था, या 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में सिक्कों को किस नाम से जानते थे। तो आहत के नाम से जानते थे। किस नाम से, आहत के नाम से। वहीं पर देखा जाए तो जेम्स प्रिंसेप ने इन सिक्कों को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा। तो जेम्स प्रिंसेप ने इन आहत सिक्कों को अंग्रेजी भाषा में पंच मार्क्ड क्वाइन कहा। क्या कहा, पंच मार्क्ड क्वाइन। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। आहत सिक्के का नामकरण वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया। इनका नामकरण वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने किया। ये भारत में प्राप्त सिक्के आहत सिक्के हैं। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी ईस्वी तक या कहें बुद्ध के समकालीन तक माने जाते हैं। एग्ज़ाम में कभी पूछेगा आपसे कि जो आहत सिक्के थे वो किस शताब्दी से शुरू हुए, तो वो आप कहेंगे उनको 6ठी शताब्दी से लेकर प्रथम सदी ईसा पूर्व ईस्वी तक, या कहिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बुद्ध ईस्वी से लेकर बुद्ध के समकालीन तक। यहाँ कहा जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्योत्तर काल तक। अब मौर्य काल तक और मौर्योत्तर काल तक इन्हीं सिक्कों का प्रचलन रहा। मौर्य काल के अंत तक और मौर्योत्तर के प्रारंभ तक आहत सिक्कों का ही प्रचलन रहा। इसके बाद मौर्योत्तर काल में जैसे ही आगे बढ़े सिक्कों का प्रचलन चेंज हो गया। तो जो ये आहत सिक्के प्रारंभ में चलाए गए 6ठी शताब्दी से मौर्य और मौर्योत्तर काल के प्रारंभ तक जो चले, ये आहत के सिक्के थे और ये चांदी के सिक्के थे। आगे देखते हैं। सबसे पहले प्राचीनतम काल में सर्वप्रथम इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है।
तो हमने यहाँ पर सिक्के लिखे और इनको दो भाग में डिवाइड किया। प्राचीनतम सर्वप्रथम इनकी प्राप्ति कहाँ से हुई और सर्वमान्य तत्व कहाँ से मिला। तो सर्वमान्य इनकी 18वीं सदी से कोल्डवेल, ये अंग्रेज़ थे, इन्होंने खोजा कोयम्बटूर से। तो सबसे पहले कोयम्बटूर से प्राप्त हुई इनकी जानकारी 18वीं सदी में, और किसने की? कोल्डवेल ने की। इसी प्रकार से सर्वाधिक कहाँ से सिक्के प्राप्त हो रहे थे? महाराष्ट्र के अमरावती से। तो महाराष्ट्र के अमरावती से सर्वप्रथम सिक्के प्रारंभ हो रहे थे। इसके पश्चात अब ये जाना गया कि ये जो आहत सिक्के हैं इनका निर्माण किस धातु से हो रहा है। आहत सिक्कों का निर्माण चांदी से सर्वाधिक मात्रा में हो रहे थे। कुछ जगह पर तांबे की धातु का भी प्रयोग किया गया था, लेकिन कुछ जगह पर सर्वाधिक माना जाए तो ये चांदी की। तो सर्वाधिक सिक्के चांदी के प्राप्त हुए तथा कुछ तांबे के भी प्राप्त हो रहे थे। और इन चांदी के सर्वाधिक सिक्कों को, इन आहत के सिक्कों को और किस नाम से जाना जाता था? जैसे इनके अन्य नाम भी है, कासार्पण, शतमान, पूरण, धरण, पर्ण इत्यादि। इन सबको अन्य नामों से भी जाना जाता था। सर्वप्रथम साहित्यिक स्रोत, जो शब्द सर्वप्रथम ये आया सामवेदान ब्राह्मण से। सामवेदान ब्राह्मण से इसका साहित्य स्रोत आया। प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिला वो मिला नागनिका का नाना घाट अभिलेख से। तो सर्वप्रथम जो सिक्के का साक्ष्य प्राप्त हुआ वह नागनिका का नाना घाट से प्रारंभ होता है। यहाँ से प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है। प्रथम सिक्का तो हमको मिला था कहाँ से? प्रथम सिक्का हमको महाराष्ट्र के अमरावती से प्राप्त हुआ था, लेकिन प्रथम अभिलेख साक्ष्य हमको नागनिका का नाना घाट से प्राप्त होता है। आहत सिक्के में अनिवार्य रूप से किसका अंकन किया गया? तो आहत सिक्कों में अनिवार्य रूप से सूर्य देवता का अंकन मिलता है। इसके पश्चात आहत सिक्कों का भार कितना होता था? अक्सर भार पूछ लेता है एग्जाम में। तो आहत सिक्कों का भार 32 रत्ती का या कहें 56 ग्रेन का होता था। कभी पूछेगा आपसे कि प्राचीन काल में जो आहत सिक्के चल रहे थे उनका भार कितना होता था, तो आप कहेंगे 32 रत्ती का या फिर 56 ग्रेन, इससे अधिक होता था। इसके पश्चात 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेख युक्त सिक्के कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं और कब प्राप्त हो रहे हैं, इनकी जानकारी भी हम, या लेख विहीन सिक्के हैं या लेख युक्त सिक्के हैं, इसके बारे में जानते हैं कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्के प्राप्त हुए वो लेख विहीन सिक्के थे, उन पर कोई लेख अंकित नहीं किया गया था। ये सिक्के लेख विहीन तो थे ही, और ये आकृति युक्त थे। कैसे थे? इस पर लेख नहीं लिखा गया था, इस पे आकृतियाँ बनाई गई थी। जैसे हमने बताया कि सबसे पहले सूर्य देवता का अंकन किया गया, तो उसी प्रकार से इसमें लेख विहीन सिक्के प्राप्त हुए हैं और आकृति युक्त प्राप्त हुए हैं, आकृति विहीन नहीं। तो एग्जामिनर पूछेगा कि जो आहत सिक्के थे वो आकृति युक्त थे या आकृति विहीन, तो आप कहेंगे कि वो आकृति युक्त सिक्के थे और लेख युक्त विहीन सिक्के थे। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। सिक्कों पर मानव स्वरूप का, आकृति का अंकन, प्रेरणा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो हमने मानव स्वरूप जो सिक्के पढ़े, आहत सिक्के, उन पर अभी तक सूर्य देवता का अंकन मिल रहा था, आकृति युक्त सिक्के थे लेकिन लेख विहीन सिक्के थे। अब उस पर पूछ रहा है कि इस पर मानव स्वरूप आकृति के सिक्के कब प्राप्त हुए। तो हम बता दें आपको कि इंडो ग्रीक से हमें यह प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि ये सिक्के हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिलते हैं। जो मानव स्वरूप आकृति के सिक्के हैं वो मौर्योत्तर काल के समय से प्राप्त
हो रहे हैं। मौर्योत्तर काल के समय हमें मानव युक्त मानव स्वरूप आकृति के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें सिक्कों पर मानव स्वरूप की आकृति बनी हुई थी। इस प्रकार के सिक्के हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इंडो ग्रीक लोगों से प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात आगे देखते हैं हम 6ठी सदी ईसा पूर्व 5वीं सदी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम ईरान के जो विदेशी लोग आए, उनसे हमें सिक्के कुछ प्राप्त हुए, जिसे हम क्या कहते हैं, सिगलोई। जो हमें ईरानी विदेशियों से सिक्के प्राप्त हुए उसे हमने सिगलोई कहा। और मौर्य काल के पूर्व सिक्कों का प्रचलन व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। जो मौर्य काल है उस पर जो सिक्के प्रारंभ किए गए वो किसी राजा विशेष ने नहीं किए। वहाँ पर कोई राजा इन सिक्कों का प्रचलन नहीं कर रहा था, ना किसी राजा के उस पर अंडर में थे। ये सब जो सिक्के चला रहे थे ये सब व्यापारी वर्ग कर रहा था। व्यापारी वर्ग व्यापार करता था और सिक्कों से अपना लेन देन करता था। इसी प्रकार कहा गया जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा या 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो ईरानी लोग आए, ईरान से लोग व्यापार करने के लिए आए, तो उनके भी सिक्के आए यहाँ पर। जब वो सिक्के यहाँ पर आए तो उनको क्या कहा गया, ईरानियों के सिक्कों को सिगलोई कहा गया। इसी प्रकार से जब मौर्य काल में सिक्कों का प्रचलन हुआ तो वो व्यापारियों द्वारा किया गया। और वो व्यापारी जो मौर्य काल में व्यापारी थे उनको श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी। व्यापारी वर्ग को श्रेणी कहा जाता था मौर्य काल में। हाँ, और आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन सिक्के कि मौर्य काल में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए। अब मौर्य काल में पाटलिपुत्र, जिसे मगध कहा जाता था, मगध के नेतृत्व में एक किसकी अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया गया। मौर्य काल में वो पाटलिपुत्र में किया गया, जिसे मगध कहा जाता था। उस पर अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हुआ और पहली बार आहत सिक्कों पर राजकीय नियंत्रण में स्थापित किया गया। इसके पहले कोई राजकीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया था। उस पर सिर्फ व्यापारी वर्ग का शासन था। व्यापारी वर्ग ही सिक्कों का प्रचलन कर रहा था, लेन देन कर रहा था। तो इसमें पहले राजा का कोई लेन देन रोल नहीं था। लेकिन जैसे ही मौर्य काल लगा, मौर्य काल के आते ही अखिल भारतीय एक परिषद का निर्माण किया गया। अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण करने के साथ अब उन सिक्कों का जो नियंत्रण था वो राजा के हाथ पर चला गया। तो राजा इनको अब डील करने लगा। मौर्य काल में अब राजकीय नियंत्रण में चला गया जब ये सिक्का, तो उस सिक्के का नाम क्या रखा गया? टकसालों का निर्माण किया गया। सिक्कों को पहले आहत सिक्के चलते थे, इसके बाद सिक्कों का नाम बदलकर टकसाल कर दिया गया। तो टकसाल नाम कब चेंज हुआ? मौर्य काल में। मौर्य काल में किसका नियंत्रण रहता था? किसके नियंत्रण में सिक्के चलाए जाते थे? तो राजकीय नियंत्रण में। इसके पहले किसके नियंत्रण में? व्यापारी वर्ग के या श्रेणी वर्ग के नियंत्रण में। और मौर्य काल में राजकीय वर्ग के नियंत्रण में ये सिक्के चलाए जा रहे थे, जिनका नाम था टकसाल। उनको टकसाल कहते थे। और अब ये जाने कि हम टकसाल का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। तो टकसाल का सर्वप्रथम प्रयोग मौर्य काल में किया गया और अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। तो मौर्य काल में अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है कि टकसालों का निर्माण मौर्य काल में हुआ। अर्थशास्त्र से जानकारी यह भी मिलती है कि टकसाल में निर्मित सिक्कों को कोष प्रवेश कहा जाता था। एक तो जानकारी मिली हमें टकसाल कहा जाता था। दूसरी जानकारी कि जब मौर्य काल में सिक्के निर्मित किए जाते थे, जिन टकसालों को निर्मित किया जाता था, उन सिक्कों को हम कोष प्रवेश कहा जाता था। अब सिक्कों को रूप भी कहा जाता था, कोष प्रवेश भी कहा गया, रूप भी कहा गया, टकसाल भी कहा गया। लेकिन जो सिक्कों का निरीक्षक था उसको क्या कहा जाता था? जो सिक्कों का निरीक्षण करता था उस निरीक्षक को रूप दर्शक कहा जाता था। जब हम सिक्कों को रूप कहेंगे, कोष प्रवेश कहेंगे, तो जो उसके सिक्कों का निरीक्षक होगा उसे रूप दर्शन कहा जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पर
जब ये इन सिक्कों का प्रचलन हुआ तो अब धीरे धीरे मौर्य काल में जैसे आज के ज़माने में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नकली सिक्के छापे जा रहे हैं, हालांकि वो पकड़ जाते हैं, इसी प्रकार से मौर्य काल में भी ऐसे चालाक बदमाश लोग थे वो जो नकली सिक्कों का छापने लगे, ढालने लगे। जो टकसाल था, कोष प्रवेश था, रूप था, सेम सिक्के कुछ भ्रष्टियों ने इन नकली सिक्कों को भी ढालना प्रारंभ कर दिया, जिसे उन सिक्कों को क्या कहा गया, अब उन सिक्कों को कूट रूपक कहा गया। जो नकली सिक्के ढाले जाते थे उनको कूट रूपक कहा जाता था। इसी प्रकार से मौर्य काल में सर्वाधिक किस धातु के सिक्के प्रयोग किए गए? चांदी के। किस धातु के? चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, जिसे कासरपण या पण कहा जाता था। जब मौर्य काल में चांदी के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए तो उनको कासरपण कहा गया, पण कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण सिक्का उसमें पण ही था, पण को ही सबसे महत्वपूर्ण सिक्का माना जाता था। अब आकृति युक्त थे या आकृति विहीन थे, इन सिक्कों को कैसे पता चलेगा? तो जब हमने उन सिक्कों को, पर्ण को आकृति में देखा तो उसमें आकृति युक्त सिक्के थे। अब उसमें किसकी आकृति बनी हुई थी? उसके मध्य, सिक्कों के मध्य में वृक्ष की, हाथी की, मोर की, अर्ध की, चंद्र की, पर्वत की इत्यादि जो मूर्तियां हैं उस पर अंकित की गई थी। अब लेकिन लेख युक्त सिक्के नहीं थे, अभी भी लेख युक्त सिक्के नहीं चल रहे थे, अभी भी लेख विहीन सिक्के ही प्राप्त हो रहे थे। तो ये हमारा आज सिक्कों का प्रथम लेक्चर था। इसी कुछ बचा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।